मुझे आशा है कि सभी प्रशिक्षु अपने घर पर सुरक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे। अध्ययन के अनुक्रम में आज हम जिस विषय वस्तु पर चर्चा करने वाले हैं वो है स्वतंत्र अभिव्यक्ति, मौखिक एवं लिखित। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है? स्वतंत्र अभिव्यक्ति से मतलब ये होता है कि हम अपने मन में, मस्तिष्क में, अपने आसपास वातावरण या हम जिस परिवेश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं, जिस परिवेश में रह रहे हैं, हम अपनी समझ के आधार पर अपने मनोगत विचारों को जब बिना किसी बाह्य हस्तक्षेप के प्रकट करते हैं तो वही स्वतंत्र अभिव्यक्ति होती है। इस अनुक्रम में यदि हम कहें कि अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पारस्परिक पूरक का काम करते हैं। अनुभूति, पहले हम अपने मन में, मस्तिष्क में, अपने आसपास पड़ोस के वातावरण के विषय में विचार करते हैं अपने मन में। उसके बाद हम किसी भी माध्यम से उसको अभिव्यक्त करते हैं। वो मौखिक भी हो सकता है, लिखित भी हो सकता है। यदि हम ये कहें कि अभिव्यक्ति के अभाव में अनुभूति जहां सीमित है, अभिव्यक्ति के अभाव में अनुभूति जहां सीमित और प्रभावहीन रहती है, वहीं अभिव्यक्ति की सारगर्भिता अनुभूति की गहराई पर निर्भर करती है। अब देखिए, ये जो मैं कह रहा हूं कि अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों पारस्परिक निर्भर हैं। हम किसी भी परिवेश पर, हम किसी भी विषय पर किस ढंग से महसूस करते हैं, किस ढंग से विचार करते हैं, हमारे उस विचार करने में या महसूस करने में कितनी गहराई होती है। जब हम किसी बात को बड़ी ही गहराई से महसूस करते हैं तो निश्चय ही हमारी अभिव्यक्ति में वो हमारी अनुभूति की छाप भी आएगी। अब बात यह है कि ये पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया? ये इसीलिए रखा गया है कि भाषा को सीखने के अनुक्रम में जो एक छोटा सा बच्चा है, अभी जो पढ़ने के लिए आया है, अभी जो भाषा सीखने आया है, तो उसके लिए अभिव्यक्ति का कितना महत्व है। अभिव्यक्ति का, वो भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति का। शुरू में हम उसको कुछ शब्द लिखवाते हैं, फिर कुछ एक पैराग्राफ देते हैं, अनुच्छेद देते हैं कि आप इसको लिखो, देख करके लिखो, जिस तरह की आकृतियां बनी हुई हैं उस तरह की आकृतियां बनाने की कोशिश करो। वर्णमाला को सीखने के क्रम में भी वो यही करता है। लेकिन कालांतर में जब वो कुछ चीजों को महसूस करने लगता है, अपने आसपास पड़ोस की चीजों के प्रति वो सतर्क हो जाता है, तो उसके मनोगत विचार अभिव्यक्त होने के लिए उद्यत होते हैं। तो हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से या कुछ बिंदुओं के माध्यम से इसको समझने की कोशिश करेंगे कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्या है, भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की आवश्यकता क्या है। इन सभी प्रश्नों का समाधान ये जो इकाई, ये जो विषय वस्तु आपकी रखी गई है, इसके माध्यम से इसमें हम विचार कर सकते हैं। जैसे स्वतंत्र अभिव्यक्ति से क्या अभिप्राय है, ये समझ सकेगा बच्चा। स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्यों आवश्यक है, यह स्पष्ट हो सकेगा। भाषा विकास में स्वतंत्र अभिव्यक्ति क्यों आवश्यक है, यह भी समझ सकेगा। और मौखिक एवं लिखित रूप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के विभिन्न प्रेरक अवसर उपलब्ध कराने क्यों जरूरी है। तो इस अनुक्रम में पहले हम ये समझ लें फिर से एक बार अच्छे से कि स्वतंत्र अभिव्यक्ति कहते किसे हैं। किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में हम जो कुछ मौलिक रूप से, थोपी गई चीजों को नहीं, हम जो कुछ मौलिक रूप से कहने का क्या मतलब है? आपने कोई चित्र देखा, आपने से मेरा तात्पर्य बच्चों से, आपने बच्चे को कोई चित्र दिखाया, हम करें किसी पक्षी का चित्र आपने दिखाया या किसी सीनरी आपने दिखाई उसको,
आपने पहाड़ दिखाया, नदी दिखाई चित्र के माध्यम से, और उसके बाद आपने उसके विषय में उस बच्चे से कुछ पूछना चाहा कि आप ये बताओ ये किस पक्षी का चित्र है या किस पशु का चित्र है, इससे आप कैसे जानते हैं, किस संदर्भ में जानते हैं। आपको एक प्रश्न उसके सामने रखोगे तो निश्चय ही उसकी अपनी समझ, उसका अपना विवेक, उसकी अपनी बुद्धि, जितना वो सोच पाता है, जितना उसका दायरा है, जितना उसने देखा होगा, हो सकता है उसको न देखा हो, तो उसके विषय में बताएगा कि मैंने इसको कभी नहीं देखा। या उसने अगर उसको देखा है, उसके विषय में उसने महसूस किया है, तो आपको ये बताएगा कि हाँ मैंने इसको फला जगह देखा था, फला चिड़ियाघर में देखा था, या इसकी मैंने एक तस्वीर और देखी थी पीछे। कहने का मतलब यह है कि उसके पास जितनी शब्द संपदा संग्रहित है, उनके माध्यम से वो अपने मनोगत विचारों को मौलिक रूप से आपके सामने प्रकट करेगा, मौलिक रूप से आपके सामने बताएगा। तो फिर से एक बार मैं दोहराता हूं, किसी विषय, वस्तु, दृश्य, घटना या वातावरण के संदर्भ में जब हम मौलिक ढंग से सोचते हैं, जो विचार हमारे मन में आता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, उसकी कल्पना में जो चिंतन चलता है, मतलब हम अभी अदृश्य रूप से ही चिंतिमान हैं, हम उस वस्तु, उस दृश्य, उस घटना, उस वातावरण के संदर्भ में सोच रहे हैं, विचार चलता है, तथा जिन्हें हम शब्दों के रूप में व्यक्त करते हैं, वह मौखिक शब्द भी हमारे हो सकते हैं, मौखिक रूप से भी हम व्यक्त कर सकते हैं या बच्चे व्यक्त करते हैं, और लिखित रूप से भी उसको हम व्यक्त कर सकते हैं। अब हम ये देखें कि भाषा शिक्षण में स्वतंत्र अभिव्यक्ति की महत्ता क्यों इतनी रखी गई है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की क्या जरूरत है भाषा शिक्षण में, स्वतंत्र अभिव्यक्ति की जगह भाषा शिक्षण में क्यों होनी चाहिए, इस संदर्भ में हम कुछ बात करेंगे। अब ये इसलिए आवश्यक है, स्वतंत्र अभिव्यक्ति इसलिए आवश्यक है कि पहले हम कुछ नियोजित पूर्व से निर्धारित चीजें बच्चों को देते हैं, वो उसका अनुकरण करते हैं, उसकी नकल करते हैं, लेकिन वो जीवन के प्रति कैसे तैयार हो, तमाम सारे परिवेश में, तमाम सारी स्थितियों में वो अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, उसके संदर्भ में वो कैसे अभिकथन करेंगे, उसके संदर्भ में वो कैसे स्वतंत्र रूप से अपनी बात रख सकेंगे। एक अच्छा वक्ता बनने के लिए भी, एक अच्छा राइटर बनने के लिए भी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के परिवेश का सृजन बच्चों के लिए बहुत आवश्यक है। यदि हम उनको स्वतंत्र अभिव्यक्ति के सृजन का अवसर नहीं देते हैं तो निश्चय मानिए कि उनके अंदर अभिव्यक्ति का वो कौशल विकसित नहीं हो सकेगा जो उनसे अपेक्षा की जाती है। वो हमेशा ही एक बंधी बंधाई परिपाटी पर चलते रहेंगे, जो ठीक नहीं होगा। बंधी बंधाई परिपाटी पर चलने वाला स्वतंत्र अभिव्यक्ति में मात खा जाता है। कई बार कुछ ऐसे प्रश्न भी आते हैं परीक्षाओं में जहां पर आपकी स्वतंत्र अभिव्यक्ति के कौशल की बहुत जरूरत होती है। जरूरी नहीं है कि आप पूर्व में पढ़े गए प्रश्नों को ही उस परीक्षा में पूछा जाए, कई बार उससे इतर चीजें पूछ ली जाती हैं। तो आपके अंदर यदि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का कौशल, बच्चों के अंदर यदि स्वतंत्र अभिव्यक्ति का कौशल, पहले तो स्वतंत्र विचार का कौशल उत्पन्न होना, उसके बाद स्वतंत्र रूप से विचार अगर वो करना सीख गए तो फिर उसको अभिव्यक्त कैसे करें, उसको प्रकट कैसे करें। कई बार हम ये देखते हैं कि यदि हम इस कौशल में पीछे हैं कहीं ना कहीं, तो किसी सभा में या किसी कार्यक्रम में जब हमें अचानक से बुला दिया जाता है, कई बार ये स्थिति उत्पन्न होती है कि मैं अचानक से बुला दिया जाता है, या आप कक्षीय वातावरण को ही लीजिए या आप अपने प्रशिक्षण को ही लीजिए, कई बार हमें अचानक से उठा दिया जाता है कि आइए और इस विषय पर आप बोलिए। आप तभी अपनी बातों को रख पाएंगे जब आपके अंदर ये कौशल होगा, आपने इस पर काम किया है, आपको अवसर प्रदान किया गया है। और अवसर का सृजन करना स्वतंत्र अभिव्यक्ति मौखिक या लिखित के लिए इसीलिए आवश्यक है कि हमारे अंदर मतलब बच्चों के अंदर एक आत्मविश्वास विकसित हो सके कि हम किसी भी परिवेश के विषय में, किसी भी दृश्य के विषय में, किसी भी वस्तु के विषय में, किसी भी घटना के विषय में, किसी भी वातावरण के विषय में हम निश्चय ही अपनी बात अपने शब्दों के माध्यम से कह सकते हैं।
भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए आवश्यक है कि बच्चों में स्वतंत्र रूप से बोलने और लिखने की कला का विकास किया जाना चाहिए। यह भाषा के सृजनात्मक विकास के लिए भी आवश्यक है कि हम उनको स्वतंत्र रूप से विचार रखने के लिए अवसर प्रदान करें। ऐसा नहीं कि हमेशा उन पर थोपते ही रहें, हमेशा उनको ये नहीं तुम्हें ये लिखना है, नहीं तुम्हें ये करना है, ये तुम क्या कर रहे हो, ऐसा नहीं, इस तरह के प्रश्न नहीं। हम उनको पूरा अवसर दें, हम प्रश्न दे करके पीछे हट जाएं। अब वो जैसा अभिव्यक्त कर पाए, क्योंकि उनकी अपनी समझ है। यदि हम अपने लेवल से उनको संचालित करने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कमतर हो गए, हम फेल हो गए, हम अच्छे शिक्षक नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो स्तर है वो वहां से खींच करके काफी दूर आ गया है। अगर हम इस दौरान ये भूल जाते हैं कि वो बच्चे हैं और हम वो स्तर क्रॉस करके हम आगे बढ़ चुके हैं, तो हम अच्छे शिक्षक नहीं बन पाएंगे। हमें उनकी स्थिति, हमें उनके परिवेश, हमें उनकी समझ, हमें उनकी बुद्धि कौशल के स्तर को ध्यान में रख करके चलना पड़ेगा और उन्हें कुछ समय के लिए छोड़ देना होगा। जब हम छोड़ देंगे तो वो अपनी समझ कौशल के आधार पर दी गई विषय वस्तु पर अपने विचार व्यक्त कर पाएंगे। इसके लिए बच्चों के स्तर और परिवेश को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, तभी वो स्वतंत्र रूप से इस कौशल का विकास कर पाने में सक्षम होंगे और आगे चल करके उन्हीं में से कोई अच्छा वक्ता बनेगा, उन्हीं में से कोई अच्छा राइटर बनेगा। क्यों? क्योंकि उनके अंदर एक निर्भयता आ जाएगी। आप पहले उनको करने दीजिए, बीच में ही मत टोकिए। बीच में जब टोकते हैं तो उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है, जो उनका अपना चलने का क्रम है, वो भंग हो जाएगा। और वो भंग हो जाएगा तो उनके अंदर कहीं ना कहीं डर आ जाएगा कि मैं जो करने जा रहा हूं सही है कि गलत है। अगर उनके अंदर ये भय व्याप्त हो गया कि मैं जो करूंगा वो सही होगा कि गलत होगा, पता नहीं गलत हो जाए, तो गलत हो जाए कि जो एक उनके अंदर आशंका उत्पन्न हो रही है वो उनको करने से रोक देगी। इसलिए हम उनके सामने प्रश्न तो रखें, लेकिन उनको छोड़ दें, स्वतंत्र छोड़ दें कि वो अपनी बात को अपने शब्दों के माध्यम से, अपनी समझ के माध्यम से, अपनी बुद्धि कौशल के माध्यम से, उनका जो आसपास का परिवेश है जिसके माध्यम से उनका ये कौशल विकसित हुआ है, उसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से अपनी बात वो रख सकें। अब जैसे मैं कुछ प्रश्न रखूंगा, मैं कुछ प्रश्न बताने जा रहा हूं आपको कि ऐसे प्रश्न हम बच्चों के सामने रखें और फिर उनको फ्री छोड़ दें, उनको स्वतंत्र छोड़ दें कि अभी तक, जैसे मान लीजिए कक्षा 3 का विद्यार्थी है, कक्षा 4 का विद्यार्थी, कक्षा 6, 7, 8 का विद्यार्थी है, तो उनके सामने हम कुछ ऐसे प्रश्न रख करके अलग हो जाएं कि वो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी बातों को रख सकें और बाद में हम उसका अवलोकन करें, बाद में हम उसका निरीक्षण करें और जहां पर कमियां हो उनको धीरे से इंगित करें और उनको ये बताएं अप्रिशिएट करते हुए। एक बारगी अगर आप उनको टोक देते हैं तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो पुष्पित पल्लवित होने की स्थिति है वो कुम्हला जाता है। जैसे मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने जब गीता का उपदेश दिया अर्जुन को, तो तमाम सारी बातें उन्होंने बताई, उनको समाज का, संसार का, इसके क्रम का उन्होंने ज्ञान करवाया। और तो अर्जुन ने सब कुछ सुना और कहा कि ठीक है केशव, आपने हमें बहुत अच्छी तरीके से हमारे दायित्व का बोध करवाया है, लेकिन इस मन का क्या करें, इस मन का क्या करें? ये बड़ा चंचल है। कहते हैं कि चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, कि मन बड़ा चंचल है और मथ डालता है। हम इसको कितना भी रोकने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये रुक नहीं रहा है। तो देखिए, गुरु जो है, गुरु को ऐसे ही होना चाहिए, शिक्षक को ऐसे ही होना चाहिए कि अगर बच्चा कुछ प्रश्न कर रहा है तो पहले ही उसको हम डपट दें या उसके प्रति हम नकारात्मक स्थिति ले आकर के रख दे रहे हैं, तो निश्चय ही उसके अंदर जो अंकुरित होने की संभावना है, जो उसके अंदर पल्लवित पुष्पित होने की संभावना है, वो कहीं ना कहीं कुमला जाएगी। वो कहीं ना कहीं उसके अंदर डर बैठने लगेगा और यही डर उसके उस कौशल को मार देगा। जब अर्जुन ये कहते हैं, प्रश्न रखते हैं, तो कृष्ण देखिए जो महागुरु है, जो जगत गुरु है, उन्होंने कहा असंशयम महाबाहो, उन्होंने उत्साहित किया। उन्होंने पहले तो ये कहा कि बिल्कुल तुम निसंशय, कोई संशय नहीं है इसमें, तुम सत्य कह रहे हो कि बहुत चंचल है,
इतना जब आप कहते हैं कि नहीं बेटा सही कह रहे हो तुम, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। उनको लगता है कि नहीं हम भी कुछ हैं, हमने जो कुछ लिखा है, हमने जो कुछ बताया है उसमें भी कुछ तत्व है, उसमें कुछ तो सही है। चलिए ठीक है, कुछ गलत है तो वो सही किया जाएगा। तो हम इस अनुक्रम में जब चलते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और वो स्वतंत्र अभिव्यक्ति मौखिक या लिखित के लिए उद्यत होते हैं और बेहतर ढंग से करने की कोशिश करते हैं। जैसे कुछ प्रश्नों के माध्यम से, जैसे मान लीजिए बच्चों के सामने ये प्रश्न रखे गए कि ठंडी हवा किस मौसम में चलती है। अब उन्होंने जो महसूस किया होगा, उन्होंने जो अपने परिवेश से सीखा होगा, उन्होंने अपने आसपास के वातावरण से या स्कूल या विद्यालयी जो वातावरण में उन्होंने ये सीखा होगा, वो बताएंगे अपने ढंग से। फिर ठंड लगने पर हम किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, पिंजरे में बंद पक्षी एवं जानवरों के मन में क्या क्या विचार आते होंगे। अब क्या क्या विचार आते होंगे पिंजरे में बंद पक्षी या पशु के मन में, मस्तिष्क में किस तरह के विचार आते होंगे अगर, और आज के दौर में, इस वैश्विक महामारी के दौर में, जब हम सभी घरों में कैद हैं, ऐसा नहीं है कि हमें दंड दिया गया है, हमारे ही बचाव के लिए हमें घरों के अंदर कैद करके रखा गया है कि नहीं आप अनावश्यक रूप से आप बाहर नहीं निकलेंगे। तो हमारे भी मनोमस्तिष्क में तमाम सारी चीजें आ रही हैं, बच्चों के मनोमस्तिष्क में तमाम सारी चीजें आ रही हैं, उनकी तमाम सारी जो डिजायर्स हैं, जो उनकी तमाम सारी इच्छाएं हैं कहीं बाहर घूमने की, बाहर जाने की, वो पूरी नहीं हो पा रही हैं। तो उनको भी ये महसूस होगा कि नहीं हम भी तो पिंजड़े में हैं, और इस तरह से निश्चित रूप से वो ये देख पाएंगे कि या सोच पाएंगे कि पिंजरे में जब पंछी या जानवर बंद होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। तो इस तरह के प्रश्न रख करके हम बच्चों को स्वतंत्र रूप से छोड़ दें कि वो अपने जो उनके पास संग्रहित शब्द हैं, जो संग्रहित उनके पास शब्द संपदा है, उसके माध्यम से स्वतंत्र रूप से वो विचार कर सकें। जैसे और कुछ प्रश्न इस तरह से, उत्तर देते समय शब्दों में वाक्यों का उच्चारण, जब लिखित रूप में वो उत्तर दे रहे हों तो या बोल करके, तो हम उन पर ध्यान दें कि वो शब्दों का उच्चारण कैसे कर रहे हैं। उस समय न टोक करके बाद में हम ये बताएं कि बेटा इसको ऐसे बोला जाता है, ये ऐसे लिखा जाता है। या हमने फिर प्रश्न रखा वृक्षों से हमें क्या लाभ है, वो भी देख रहे हैं कि हमारे आसपास में तमाम सारे पेड़ हैं, उसकी वजह से हमें क्या सुविधा है, क्या हमें कुछ प्राप्त हो रहा है, तो उसके विषय में वो अपने ढंग से उस पर विचार करेंगे। तो कहने का तात्पर्य कुल इतना है, जो ये टॉपिक रखा गया है पाठ्यक्रम में, उसका मूल उद्देश्य यही है कि बच्चा स्वतंत्र रूप से किसी भी वस्तु पर, किसी भी घटना पर, किसी भी वातावरणीय स्थिति पर, परिवेश पर स्वतंत्र रूप से अपने विचारों को व्यक्त करने के कौशल को विकसित कर ले। उसके अंदर ये कौशल आ जाए कि वो कहीं पर जब खड़ा हो, किसी सभा में या किसी कार्यक्रम में, तो वो अपनी समझ के आधार पर फिर वहां वो ऐसा नहीं कि जब खड़ा हो तो उसके पैर कपने लगे, या जब प्रश्न देखे तो उसको पसीना आ जाए। ये तभी होगा जब उसको इस ढंग का अभ्यास नहीं होगा, उसने पूर्व में ऐसी कोई स्थितियों का सामना नहीं किया है। तो बच्चों को हम अधिक से अधिक इसका अवसर प्रदान करें, अधिक से अधिक उनको ये इस तरह का वातावरण सृजित करके दें कि वो मौखिक एवं लिखित अभिव्यक्ति स्वतंत्र रूप से कर सकें, वो सोच सकें, इसका परिवर्धन कर सकें, इसका संवर्धन कर सकें। आप सभी से अपेक्षा है कि आप इसको अपनी पुस्तक में भी एक बार पढ़ेंगे, और इसके बाद भी अगर कुछ प्रश्न रह जाते हैं, कुछ जिज्ञासा रहती है, तो आप उसको पटल पर रखिएगा, पूछिएगा, व्यक्तिगत भी और समूह। धन्यवाद।